को यानी वक्त आपके पसंदीदा शो देश हित का। आपके साथ मैं आदित्य त्यागी। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिशा सालियान और सुशांत की मौत के कनेक्शन की भी जांच करेगी सीबीआई। सूत्रों के हवाले से है खबर। सुशांत के कुक से सुबह 10 बजे से पूछताछ। सुशांत केस में सीबीआई ने मुंबई पुलिस से लिए सुशांत के मोबाइल, लैपटॉप, डायरी समेत अब तक की जांच के दस्तावेज। जांच करने वाली टीम से ली केस डिटेल। राम मंदिर के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश, खुफिया एजेंसियों का अलर्ट। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए हिंदू नेताओं पर हमला करा सकती है आईएसआई। दाऊद गैंग की मदद से है प्लान। पालघर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग पर सीबीआई जांच की मांग तेज। न्याय के लिए जी न्यूज की मुहिम से कई बड़े नाम जुड़ चुके हैं। दिल्ली दंगों में अब यूएपीए के तहत होगा मुकदमा। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को दी चार्जशीट दाखिल करने की मंजूरी। विदेशी फंडिंग की भी होगी जांच। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फतवा, टीवी देखने, गाना सुनने और कैरम खेलने पर रखा 2-2 हजार रुपए तक का जुर्माना। गांव वालों ने विरोध किया, लेकिन ममता सरकार बिल्कुल चुप। कोरोना के बावजूद बिहार में तय समय पर चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस में ऑनलाइन नामांकन का भी विकल्प। डोर टू डोर कैंपेन में 5 लोग से ज्यादा नहीं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 29 लाख से ज्यादा हो चुकी है। 24 घंटे में आए 68,898 नए केसेस। 983 लोगों की मौत हुई है। बारिश और बाढ़ से देश के कई हिस्सों में बढ़ा नुकसान। यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान में लाखों लोग प्रभावित। गुजरात के कच्छ में बारिश से आफत। इस बार 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, मनिका बत्रा और मरियप्पन के नाम का ऐलान। ईशांत शर्मा को अर्जुन पुरस्कार। जनरेशन फाइटर प्लेन रफाल मिल गया। रफाल युग का सबसे प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रफाल फाइटर जेट की यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे रफाल पराक्रम। आज मुझे संतोष है कि देश को 3 दशक के इंतजार के बाद नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन रफाल मिल गया। रफाल में मोदी मतलब फिट हैं प्रधानमंत्री। जब जीवन में फिटनेस के प्रति अवेयरनेस आती है, आपकी जीवन दिनचर्या भी वैसी बनना शुरू हो जाती है। रफाल में मोदी मतलब हिट है प्रधानमंत्री का फिटनेस मंत्र। एक तो मैं गर्म पानी पूरा समय पीता हूँ। गर्म पानी। दूसरा कुछ शहद या कुछ नहीं, सिंपल गर्म पानी। दूसरा हो सके तो फास्टिंग करता हूँ। आज प्रधानमंत्री से आपका फिटनेस अपॉइंटमेंट है। हमने आपने कई बार सुना है, जो फिट है वो हिट है। यहाँ पर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अमन? देखिए, आज सबसे बड़ी खबर हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। आप जानते हैं 29 जुलाई को फ्रांस से 5 रफाल फाइटर जेट का भारत में गृह प्रवेश हुआ था। तब से हर हिंदुस्तानी बस यही इच्छा जता रहा था, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रफाल की पराक्रमी यात्रा करेंगे, क्योंकि रक्षा मंत्री ऐसा कर चुके थे। क्या प्रधानमंत्री रफाल फाइटर जेट की उड़ान भरेंगे? इन्हीं सवालों का जवाब आज देश हित आपको विस्तार से देगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री के फिटनेस मंत्र का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि रफाल लड़ाकू विमान में उड़ान भरना हर किसी के बस की बात नहीं है। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। 137 करोड़ भारतीयों का इंतजार खत्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द रफाल फाइटर जेट में सवार हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द भारतीय वायुसेना के रफाल लड़ाकू विमान की पराक्रमी उड़ान भर सकते हैं।
वायुसेना का ये कार्यक्रम तय हो चुका है, जगह भी तय हो चुकी है। जगह है अंबाला का एयरफोर्स स्टेशन, जहां रफाल को वायुसेना में औपचारिक तौर पर शामिल किया जाएगा। वायुसेना अंबाला में रफाल के इंडक्शन की भव्य तैयारी कर रही है। वायुसेना के इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की प्रबल संभावना है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां रफाल की उड़ान भी भर सकते हैं। खबरें ये भी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस समारोह में शामिल होंगे और वो इस सुपरसोनिक फाइटर जेट में उड़ान का अनुभव भी लेंगे। संदेश साफ होगा कि किसी भी दुश्मन के लिए भारतीय सेना न केवल हर वक्त तैयार है, बल्कि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व भी सैनिकों के साथ अगले मोर्चे पर तैनात है। अंबाला में वायुसेना का ये कार्यक्रम अगले हफ्ते हो सकता है। तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन वायुसेना के इस रफाल कार्यक्रम में फ्रांस से एक विशेष अतिथि शामिल हो सकते हैं। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी की रफाल यात्रा की चर्चा रहेगी, क्योंकि रफाल की उड़ान भरकर प्रधानमंत्री एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों को हिंदुस्तान का पराक्रमी संदेश देंगे। ये एक बहुत ही, इससे हमारी जो फोर्सेस का है उसका हौसला बढ़ेगा कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वो भी इसके अंदर जाकर ऐसे मोस्ट मॉडर्न जहाज के अंदर एज ए को पायलट फ्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रफाल शक्ति चीन और पाकिस्तान दोनों देखेंगे। लेकिन खबर यह नहीं है, बल्कि खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी कितने फिट हैं और उनके इसी फिटनेस मंत्र की गूंज बहुत जल्द देश ही नहीं पूरे विश्व में सुनाई देगी। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रधानमंत्री की रफाल उड़ान में दुश्मनों के लिए तो मैसेज होगा ही, अमन हमारे और आप जैसे लोगों के लिए भी एक क्लियर मैसेज है। देखिए, क्लियर मैसेज ये, आप ये जानते हैं कि रफाल फाइटर जेट में उड़ान भरना हर किसी के बस की बात नहीं, और प्रधानमंत्री उड़ान भरने जा रहे हैं रफाल फाइटर जेट में। इस तरह की बातें कही जा रही है। और ऐसा हम कह क्यों रहे हैं? क्योंकि इस फाइटर जेट में उड़ान भरने के लिए व्यक्ति को तमाम फिटनेस लेवल्स को अटेन करना पड़ता है, जिनमें से मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। मतलब शारीरिक तौर पर भी फिट होना होगा, मानसिक तौर पर भी उसे मजबूत होना पड़ेगा अगर प्रधानमंत्री उड़ान भरने जा रहे हैं रफाल में। तो देखिए, आपको मेडिकली फिट होना है, आपको फिजिकली फिट होना है, आपको साइकोलॉजिकली मेंटली भी फिट होना है। तो कुल मिलाकर 3 फ्रंट्स पर आपको फिट होना है। और ये तीनों बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में पूरी तरह से निहित है। और इसीलिए आखिर प्रधानमंत्री मोदी करते क्या है? आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा, क्योंकि हम बार बार आपसे कह रहे हैं फिट है तो हिट है। तो प्रधानमंत्री के ये फिट और हिट रहने का फॉर्मूला क्या है, ये आपका सवाल है। देखिए, प्रधानमंत्री अपनी दिनचर्या में ऐसा क्या विशेष करते हैं? आपके जहन में सवाल होगा ना कि प्रधानमंत्री की उम्र में आमतौर पर इतनी फिटनेस नहीं होती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा, गलवान पहुंचे थे अदिति, आमतौर पर यह होता है कि एक्लेमेटाइज के लिए आपको 24 से 48 घंटे आप बाहर नहीं निकलते हैं, ऑक्सीजन प्रॉब्लम होती है। लेकिन मुझे याद है उस वक्त भी प्रधानमंत्री तुरंत पहुंचे थे और संबोधित किया था, 1-1.5 घंटा उनका संबोधन हुआ था। और इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रफाल उड़ान में हमारे और आप जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा फिटनेस मंत्र छिपा हुआ है। और प्रधानमंत्री की फिटनेस अगर आप क्लोजली मॉनिटर करें, तस्वीरों को मॉनिटर करें, तो आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री का दरअसल फिटनेस फंडा है क्या। रफाल फाइटर जेट में किसी साधारण इंसान का उड़ान भरना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यह बात आपको रक्षा मामलों के जानकारों से सुननी चाहिए, क्योंकि इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि 69 साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने फिट हैं। और इसी उम्र में भी वो लाखों युवाओं को फिटनेस के मामले में पीछे छोड़ते हैं। प्रधानमंत्री जो ऐसा एक अभी करिश्मा दिखाने वाले हैं, तो वो उनकी फिटनेस को दाद देता है। यहाँ पर एक प्रधानमंत्री है जो कि दुनिया का मोस्ट आधुनिक विमान के अंदर वो फ्लाई करने के लिए तैयार हैं, फोर्सेस के साथ हैं, फोर्सेस को बता रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, देश तुम्हारे साथ है। अगर प्रधानमंत्री आपके साथ हैं, देश तुम्हारे साथ है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जुलाई को लद्दाख पहुंचे थे और लद्दाख में भारतीय सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया था। भारत
माता की वंदे वंदे वंदे। लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में जाकर अपनी सेना का हौसला बढ़ाना कोई मामूली बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने जिस जगह पर सैनिकों को संबोधित किया, जहां सैन्य अधिकारियों से मिलकर स्थितियों को करीब से समझा, वो जगह 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति भी जब लेह में 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसे खुद को मौसम के अनुकूल बनाने में कम से कम 2 दिन का समय लगता है। इतनी ऊंचाई पर न सिर्फ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बल्कि सूखी और ठंडी हवा के साथ सूर्य की तीखी रोशनी भी परेशान करती है। इतनी ऊंचाई पर लोगों को अक्सर सिरदर्द, उल्टी, थकावट और चक्कर आने की शिकायत होती है। इसे हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस कहा जाता है। लेकिन 69 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह पहुंचते ही सैनिकों से मुलाकात की, तनावपूर्ण स्थितियों को समझा और करीब आधे घंटे का भाषण भी दिया। प्रधानमंत्री की फिटनेस को दाद देनी पड़ेगी कि वो सीधा उड़ के, जहां से दिल्ली से उड़ के वो नीमू में गए और वहां पर जाकर उन्होंने किसी ऑक्सीजन के बिना, कोई भी और किसी मदद के बिना उन्होंने वहां जाकर ट्रूप्स को एड्रेस किया, उनके साथ में बातचीत की और उसके बाद में ब्रीफिंग्स को अटेंड किया। तो ये सारी उनकी जो फिटनेस है उसकी वजह से है। जिस उम्र में अक्सर लोग कुछ कदम चलकर थक जाते हैं, उस उम्र में 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर देश और सैनिकों का हौसला बढ़ाना, यह बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, बल्कि वो देश के लिए मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने से भी घबराते नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप सोच रहे होंगे कि हम रफाल उड़ान में फिटनेस को लेकर इतनी बातें क्यों कर रहे हैं। तो आपको समझना है कि किसी भी सामान्य इंसान के लिए फाइटर जेट की उड़ान कितनी मुश्किल होती है। मन बताइए। देखिए, ये समझने के लिए आपको ये तस्वीर आप देखिए। मार्च 2018 में जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हॉक 1 फाइटर जेट में उड़ान भरी थी। ये वही तस्वीरें हॉक आई में जब उड़ान भरी थी सुधीर चौधरी ने। लेकिन इस उड़ान को भरने से पहले उन्हें तमाम औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ी थी। सामान्यतः किसी प्रोफेशनल पायलट को ऐसा फाइटर जेट उड़ाने से पहले लगभग 1 से 1.5 साल तक की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मैं आपको ये बात दोहरा दूं, प्रोफेशनल पायलट को ये ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। लेकिन आपको बता दें, बिना किसी ट्रेनिंग के सुधीर चौधरी ने करीब 20 मिनट तक एक टेस्ट फ्लाइट की थी। 20 मिनट तक। ये देखिए, वो तस्वीरें भी हैं, आप देख पा रहे हैं। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी जब हॉकआई में उन्होंने उड़ान भरी थी, ये समझाने के लिए हमको लगा आज आपको तस्वीरें दिखानी चाहिए कि फिटनेस लेवल आपका क्या होना चाहिए। जब आप कोई भी फाइटर प्लेन में अगर आप उड़ान भरते हैं तो फिटनेस लेवल बहुत जरूरी होता है। देखिए, गियर देखिए, यूनिफॉर्म देखिए, और ये उड़ान कितनी मुश्किल होती है, खुद जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी से सुनिए। जो 20 मिनट की जो सॉटी थी, ये इनके लिए 20 मिनट की होगी, लेकिन हमारे जैसे किसी व्यक्ति के लिए 20 मिनट एयरबॉर्न रहना इस फ्लाइट में, इट कम्प्लीटली ड्राइज यू आउट, इट कम्प्लीटली एग्जॉस्ट्स यू। और अभी जब मेरी पहली फीलिंग, जब मैं अभी यहाँ लैंड किया हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मैं कितना थका हुआ हूँ और इतनी ज़बरदस्त थकान हो रही है, ऐसा लगता है शायद 2-3 दिन तक आराम करना चाहिए। बट विंग कमांडर अवस्थी बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश हैं, एंड ही विल टेल यू बेटर। सुधीर वाज फैंटास्टिक इन द, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पहली बार ही फ्लाई कर रहे हैं। वी वेंट टू 4 or 5 G. I took him down to about 100 feet over low level terrain, showed him the 3-dimensional features of our aircraft. We did climb up also. इनको हमने आज क्लोज फॉर्मेशन दिखाई एक और एयरक्राफ्ट के साथ, एंड आई थिंक यू वुड हैव एंजॉयड द फाइटर फ्लाइंग एक्सपीरियंस। और हम लोग जो हमारे साथ मिराज जो चल रहा था उसके बहुत करीब चले गए थे, मतलब बहुत शानदार एक्सपीरियंस था। कितना करीब मिराज को, बल्कि जितना ये प्लेन पीछे है अभी, हॉक जो पीछे, इतने करीब हम मिराज के थे, ये बेहतर बता सकते हैं। मतलब इट वाज मैजेस्टिक। तो इस तरह की सोचने से पहले आपको औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं, उन पर आपको खरा उतरना होता है और उसके बाद आप इस तरह के फाइटर जेट पर उड़ान का मजा लें। अब आप अंदाजा लगाइए ना, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 69 साल उनकी उम्र है, रफाल में उड़ान भरने जा रहे हैं, तो उनका फिटनेस मंत्र, वो कितने फिट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम लोग उनसे, आप लोग उनसे क्या सीख सकते हैं उनके फिटनेस मंत्र से।
तो चलिए डिटेल्स आपको देते हैं। बहुत सारी प्रेरणादायक बातें अब आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो उनका तो सबसे पहला मंत्र मैंने आपसे कहा था, अगर आप तस्वीरों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उनका पहला फिटनेस मंत्र है योग। सुबह 4 से 5 बजे के बीच वो योग करते हैं, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। दूसरा मंत्र है सुबह की सैर। प्रधानमंत्री अपने आवास पर सुबह मॉर्निंग वॉक जरूर करते हैं, इससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बेटर रहता है। और तीसरा मंत्र है हेल्दी ब्रेकफास्ट। जी हाँ, ब्रेकफास्ट अगर आप अच्छा लेंगे तो आपका दिन भर का ईंधन होता है और इसीलिए कहते भी हैं अच्छा ब्रेकफास्ट खाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नाश्ते में क्या खाते हैं? पोहा खाते हैं, खाखरा भाखरी खाते हैं और साथ ही लेते हैं अदरक वाली गुजराती चाय। वेजिटेरियन फूड चौथा मंत्र, सबसे जरूरी चौथा मंत्र जो है वो शाकाहारी भोजन, फल और सब्जियों के साथ गुजराती भोजन या साउथ इंडियन खाना खाते हैं। इससे भारीपन और थकान नहीं लगती है। गुनगुना पानी पीना, वो जो प्रधानमंत्री ने कहा मैं 12 महीने सिर्फ गुनगुना पानी पीता हूँ। छठा मंत्र है मेडिटेशन। प्रधानमंत्री रोज मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन से तनाव दूर करने में उनको मदद मिलती है। सातवां मंत्र अध्यात्म से जुड़ाव, आध्यात्मिक किताबें पढ़ते हैं, मानसिक तौर पर मजबूत रहने में ये मदद करता है। आठवां मंत्र उपवास, फास्टिंग। बिल्कुल, नवरात्रि के दौरान प्रधानमंत्री 9 दिन व्रत रखते हैं। इस दौरान सिर्फ नींबू पानी पीते हैं प्रधानमंत्री। और 9वां मंत्र डीप ब्रीदिंग। जी हाँ, दिन भर में कई बार डीप ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं और इससे क्या होता है? फेफड़ों में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, शरीर को ताकत मिलती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। 10वां मंत्र काम के प्रति लगन, डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क। उन्हें काम करते रहना बहुत पसंद है, कभी थकान महसूस नहीं होती अगर काम कर रहे हैं। और उनका काम ही उन्हें देता है आराम। वर्क इज हिज पैशन और इसीलिए प्रधानमंत्री काम करते हुए थकते नहीं। तो ये फिटनेस मंत्र है जो हम बार बार कह रहे हैं कि हर किसी के बस की नहीं है रफाल में उड़ान भरना। और अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रफाल में उड़ान भरने जा रहे हैं तो हमको लगा ये तमाम फिटनेस मंत्र आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी, तमाम युवाओं के लिए आदित्य बहुत प्रेरणादायक चीजें हैं। जितने भी 10 कम से कम योगा करता हूँ, इतनी चीजें तो नहीं, हाँ, बहुत जरूरी है। और बात वो नहीं है, बात यह है कि 69 साल के हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस तरह की फिटनेस है उनकी वो हर किसी को मात देती है। आप बार-बार 69 साल, ही इज ओनली 69 इयर्स ओल्ड, ही इज एज यंग एज यू एंड मी। और वो हमको देखने को मिला लद्दाख में। वैसे अगला सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत खास है। प्रधानमंत्री एक तरफ अंबाला में रफाल की उड़ान भर सकते हैं, तो अगले हफ्ते मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस मोदी के लिए नया विमान हाईटेक एयर इंडिया 1, इसे लेकर हमने आपको देशहित में खबर भी दिखाई थी, ये आने वाला है। देखिए, एयर इंडिया वायुसेना और सुरक्षा एजेंसियों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम औपचारिकताएं पूरी करने और विमान को भारत लाने के लिए पहले ही हम आपको बता चुके हैं अमेरिका पहुंच चुकी है। इस विमान का इस्तेमाल सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कर पाएंगे। पहला विमान अगले हफ्ते लैंड करेगा जबकि दूसरा विमान अमन इस साल के अंत तक पहुंच जाएगा और इस विमान का अपना खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और एक और अच्छी खबर अब हम आपको दिखाने वाले हैं। ये खबर दरअसल कोरोना काल में जो कामगार बेरोजगार हुए उनसे जुड़ी है, जिनकी नौकरी छूट गई उन्हें ये लाभ मिलेगा कैसे। देशहित पाठशाला में हम ऐसे तमाम कर्मचारियों को इस योजना से जुड़ी हर एक जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये पूरी खबर क्या है, पाठशाला के माध्यम से आपको बता देते हैं। कोरोना काल में जिन औद्योगिक कर्मचारियों की नौकरी गई है उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए अमन करना क्या होगा? देखिए, बीमित व्यक्ति को ESIC के ब्रांच ऑफिस जाकर आवेदन करना होगा, मतलब ऑफिस जा सकता है वो, उसके बाद आवेदन करना होगा। तो पूर्ण कर्मचारी को ये पैसा कैसे मिलेगा? देखिए, जवाब है कि बीमित व्यक्ति के दावे की जांच पड़ताल की जाएगी पहले, फिर जांच पूरी होने के बाद पैसा सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपने आवेदन की बात की तो सवाल उठता है कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज देने होंगे? आधार कार्ड का प्रयोग करना होगा। कितने औद्योगिक कर्मचारियों को इससे फायदा मिल पाएगा? बताया जा रहा है कि 41 लाख औद्योगिक कर्मचारी योजना का लाभ उठा पाएंगे जिनकी कोरोना काल में नौकरी गई है और उनको 3 महीने की 50% सैलरी दी जाएगी। और उसके लिए ये लाभ उठाने के लिए बताया जा रहा है 41 लाख औद्योगिक कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और इसका सीधा सा मतलब हुआ सरकार को पैसे खर्च करने होंगे, तो सरकार कितने पैसे खर्च करेगी? 6700 करोड़ 6700 करोड़ बताया जा रहा है। एक अनुमान है कि इतना रुपया खर्च किया जाएगा इस योजना में। वैसे ये इसका फायदा होगा क्या, योजना क्या, एक बार आपको ये बता देते हैं। योजना के तहत कोरोना संकट में नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को 3 महीने का 50% वेतन दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। जी हाँ, ये वेतन नौकरी छूटने या नौकरी छूटने की संभावना के कारण बेरोजगारी लाभ के तौर पर दिया जाएगा। इस योजना के तहत 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच बेरोजगार होने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। लाभ कैसे मिलेगा ये हमने आपको देशहित पाठशाला के जरिए समझाने की कोशिश की है। अमन, सबके जहन में एक सवाल जो बार बार उठ रहा है वो ये है कि कोरोना काल में बिहार विधानसभा के चुनाव कैसे? पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है, इसलिए देशहित में अब हम बिहार के लोगों और राजनीतिक दलों को विधानसभा चुनाव पर एक बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं।
बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं, उनके तहत चुनाव आयोग ने ये बताया है कि उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन दाखिल कर सकते हैं और जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अगर उम्मीदवार निर्वाचन ऑफिसर के कार्यालय में जाकर नामांकन दाखिल करना चाहते हैं तो उनके साथ 2 लोग और सिर्फ 2 गाड़ियां ही जा पाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है डोर टू डोर कैंपेन। चुनाव प्रचार के दौरान जनसंपर्क अभियान के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 लोग ही जा सकेंगे डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए। चुनावी रैलियों के दौरान गृह मंत्रालय की कोरोना से बचाव की गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा। रैली में कितने लोग आएंगे ये पहले बताना होगा। स्वास्थ्य विभाग के ऑफिसर्स चुनाव रैलियों में तैनात किए जाएंगे। वोट देने के लिए मतदाता को ग्लव्स भी दिए जाएंगे। किसी भी मतदान केंद्र पर 1000 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। और थर्मल स्कैनर मैंडेटरी है। हर मतदान केंद्र पर हर मतदाता को मास्क पहनना होगा और मतदान केंद्र पर सैनिटाइजर, साबुन या पानी का इंतजाम बहुत जरूरी होगा। यानी कोरोना से भी बचना है और बिहार में लोकतंत्र को मजबूती भी देनी है। और नियमों का पालन करते हुए रैलियों और मतदान भी करना होगा। देशहित में हम आपको दिखाएंगे रूस में राष्ट्रपति पुतिन पर कौन सा बड़ा आरोप लग रहा है, लेकिन उससे पहले इस वर्ष की सबसे विवादित तस्वीर बताइए। देखिए, तस्वीर थोड़ा विचलित कर सकती है, हैरान कर देगी आपको, इसलिए हमने इस तस्वीर को थोड़ा धुंधला कर दिया। इस तस्वीर के डिटेल्स अब आपको देते हैं। इस तस्वीर में 30 लोग जमीन पर औंधे मुंह लेटे हैं और इनके ऊपर से एक व्यक्ति को गुजरते हुए आप देख रहे हैं। दोनों ओर से आप देख रहे हैं तस्वीरों में, दोनों ओर से 2 महिलाओं ने इनका हाथ पकड़ रखा है और ये शख्स एक एक कर इनके ऊपर से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस तस्वीर को लेकर दुनिया भर में बहस तेज हो गई है, क्योंकि लोगों के ऊपर से गुजरने वाला ये शख्स है किरिबाश में चीन का राजदूत। जी हाँ, नाम है इनका कांग सोंगेन, जिनका स्वागत करने के लिए किरिबाश में रेड कार्पेट के तौर पर, सोचिए जरा, जो 30 लोग बिछे हुए हैं ये रेड कार्पेट है। अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या आज के सभ्य समाज में इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य है? क्या इंसानों को यूं कुचलते हुए आगे बढ़ना, क्या यही चीन की मानसिकता है? हालांकि चीन ने सफाई दी है कि उनके राजदूत ने किरिबाश की परंपरा का पालन किया, लेकिन विवाद बढ़ चुका है। तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। लोगों को रेड कार्पेट बना दिया गया, उनके ऊपर चलते हुए जा रहे हैं चीन के राजदूत। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे प्रशांत महासागर में चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव मान रहे हैं। किरिबाश, आपको यहाँ पर बता दें, प्रशांत महासागर में मौजूद एक छोटा सा द्वीप है जिसने ताइवान के साथ रिश्ता तोड़कर चीन के साथ दोस्ती जोड़ी है। लेकिन ये तस्वीर चीन के रवैये, चीन की सोच को बताती है कि सबको कुचलता हुआ आगे बढ़ता हुआ विस्तारवादी चीन। जी हाँ, अतिक्रमण से लेकर संक्रमण और यहाँ पर लोगों के ऊपर से गुजरते हुए चीन के एम्बेसडर। क्या पुतिन के विरोध की सजा मिली? जहर देकर मारा गया। विवाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ये पहली बार नहीं है जब रूस में इस तरह का विवाद बढ़ा। वर्ष 2006 में रशिया के पूर्व जासूस और व्लादिमीर पुतिन के विरोधी अलेक्जेंडर लिट्विनेंको को रेडियो एक्टिव पदार्थ, सही सुन रहे, रेडियो एक्टिव पदार्थ मिली चाय पिलाने का मामला सामने आया। अलेक्जेंडर को उस समय देश निकाला दिया गया था जब वो लंदन में थे। इसी तरह वर्ष 2018 में ब्रिटेन ने रशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने नोविचोक देकर रशिया के पूर्व जासूस सर्जेई स्क्रिपल को मार दिया। और नोविचोक एक जहरीला केमिकल है जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। रशिया में दरअसल सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर प्रशासन बहुत ज्यादा सख्ती बरतता है। कई बार सख्ती के विरोध में लोग प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि प्रशासन सख्त, उसके प्रोटेस्ट में लोग ज्यादा प्रदर्शन करते हैं। बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार आप जानते हैं, नई बात नहीं है, और इसके लिए पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम है। इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान में हिंदुओं का शोषण कई गुना बढ़ गया है। 15 अगस्त को पाकिस्तान में 204 हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया। एक बार फिर साबित हो गया है कि किस तरह पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होता है। खास बात यह है कि यहाँ धर्म के नाम पर ही सबसे बड़े अधर्म को अंजाम दिया जाता है। इमरान खान को आजादी का मतलब नहीं पता। इमरान खान को आजादी की अहमियत नहीं पता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अगर आजादी की अहमियत पता होती तो शायद पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के ठीक अगले दिन 204 हिंदुओं की स्वतंत्रता नहीं छीनी जाती। खान में हिंदू बिरादरी के 10 अफराद ने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। पाकिस्तान हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा नरक है। उस पर मोहर लगाती एक और सच्चाई पाकिस्तान से सामने आई है। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक इसके अगले दिन यानी कि 15 अगस्त को पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ सबसे बड़ा अत्याचार हुआ। सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त को पाकिस्तान में 204 हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया।
सभी को जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया। यह घटना है पाकिस्तान के मीरपुर की। धर्म परिवर्तन करने वाले अधिकांश हिंदू भील समाज के थे। जिन हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया, उनमें से कुछ लोग हाल ही में भारत से पाकिस्तान वापस लौटे थे। धर्म परिवर्तन के बाद एक युवती की वहां के मुस्लिम युवक से जबरदस्ती शादी भी करवाई गई। 15 अगस्त को एक हमारे लिए तो जश्न का माहौल था, लेकिन उसके साथ साथ दुख का भी माहौल हुआ था कि रहीम यार खान और सादकाबाद में कम से कम 200 सवा 200 लोग हमारे भील समाज के मुस्लिम कन्वर्ट हो गए। वहाँ पे मिठाइयाँ बांटी जा रही है और हमारे समाज के लोग फिर उनके जो यहाँ जो लोग मर रहे हैं या जो ऐसा जो वाकया हुआ है उनके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन आम बात हो चुकी है। धर्म परिवर्तन के लिए पाकिस्तान में षड्यंत्र रचा जाता है, जिसके बाद हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का ये खेल खेला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे यहाँ पर सवाल ये उठता है, इतनी जातियों के बाद कितने अल्पसंख्यक पाकिस्तान में बचे हैं। इस वक्त देश हित ब्रेकिंग का वक्त हो गया। आपको बता दें, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बड़ा बयान, पाकिस्तान को चीन का भाई जैसा बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान अच्छे पार्टनर हैं, भाई हैं। चीन और पाकिस्तान भाई जैसे हैं, चीन और पाकिस्तान। आपको बता दें, शी जिनपिंग को पाकिस्तान जाना है। यात्रा पहले जून में होनी थी, लेकिन फिर इसे टाल दिया गया। वहीं चीन के जो विदेश मंत्री हैं फिलहाल वो पाकिस्तान में ही हैं। और ये बयान शी जिनपिंग का कि चीन और पाकिस्तान अच्छे पार्टनर हैं। जी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इस वक्त चीन में, और शी जिनपिंग की तरफ से बयान आया। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में हार के बाद से पाकिस्तान बौखलाहट में, आप जानते हैं, अनाप शनाप हरकतें कर रहा है और उसकी साजिशें यहाँ पर खत्म भी नहीं होती हैं। दरअसल खुफिया एजेंसियों को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण से हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान परेशान है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार को इस बारे में एक रिपोर्ट भी भेजी गई है खुफिया एजेंसियों की तरफ से। रिपोर्ट आपको बता देते हैं, आतंकी गुट देश में सांप्रदायिक माहौल खराब कर दंगे फैलाने की साजिश रच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और दूसरे हिंदू संगठनों से जुड़े नेताओं की हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आशंका है कि आईएसआई आतंकी हमले के लिए देश में मौजूद अपराधियों की मदद भी ले सकती है। आईएसआई आतंकी हमले के लिए दाऊद गैंग का भी इस्तेमाल कर सकती है। दरअसल गुजरात में डी गैंग, दाऊद गैंग के पकड़े गए शार्प शूटर ने यह बड़ा खुलासा किया है। आगे बढ़ेंगे। साल 2020 के सबसे बड़े केस को सुलझाने में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जुट गई है। आप समझ गए होंगे, सुशांत सिंह राजपूत केस की बात कर रहे हैं। और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने सीबीआई की 15 लोगों की टीम इस वक्त मुंबई में है, पूरे एक्शन मोड में है। आज जांच का पहला दिन था, पूरा दिन ताबड़तोड़ पूछताछ की गई अलग अलग लोगों से। तो आप सोच रहे होंगे पहला दिन था तो जांच में क्या क्या सामने आया, सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं। तो सुशांत मामले में आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो अब आपको बता रहे हैं। दिशा सालियान की संदिग्ध मौत की जांच भी सीबीआई करेगी। इसके लिए अलग से अब कोई टीम नहीं बनाई जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की टीम ने आज मुंबई पुलिस से पूछताछ की। सूत्र बता रहे हैं कि 14 जून को सुशांत के घर गए पुलिस वालों से ये पूछताछ हुई है। मुंबई पुलिस ने इसके अलावा जो सुशांत का लैपटॉप, मोबाइल फोन थे वो सीबीआई को दे दिए और तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुंबई पुलिस ने सीबीआई को सौंप दिए। तो ये रहा पहले दिन का काम का ब्यौरा जो सीबीआई की टीम पहुंची है इस केस की जांच के लिए। और आपको बता दें, सुशांत की मौत के मामले का सच जानने के लिए सीबीआई की टीम इस वक्त जांच में जुटी हुई है। तो आज जी न्यूज आपको सबसे पहले उन 14 लोगों के नाम बताने जा रहा है जिनसे 14 जून का रहस्य बेपर्दा हो सकता है। सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक सीबीआई की टीम जिन 14 लोगों से पूछताछ करेगी उनमें पहला नाम अमन किसका? नीरज। जी हाँ, नीरज का नाम। नीरज आपको बता दें सुशांत के कुक हैं। ये तमाम किरदार हैं इस पूरे प्रकरण के, आपको पता होना चाहिए। नीरज सुशांत के कुक हैं। इनके अलावा केशव, दरअसल केशव भी सुशांत के कुक ही रहे हैं। तीसरा नाम किसका है? दीपेश सावंत ये घर के केयरटेकर हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ पठानी आप जानते हैं सुशांत के मैनेजर। मीतू सिंह सुशांत की बड़ी बहन है, चाबी वाला जिसने कमरे का ताला खोला, उससे भी बातचीत होनी है, पूछताछ होनी है। और सुशांत केस के जो जांच अधिकारी हैं बांद्रा थाना, परमजीत सिंह दहिया आईपीएस अधिकारी, एम्बुलेंस ड्राइवर और पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टर्स, ये वो 14 लोग जिनसे सीबीआई पूछताछ करेगी।
मुंबई में सीबीआई की टीम ने आज सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज सिंह से पूछताछ की। सीबीआई की टीम आज सुबह 10 बजे नीरज सिंह को लेकर डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंची, तो वहीं सुशांत के होम मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी सीबीआई ने पूछताछ की। आपको बता दें कि नीरज सिंह वो शख्स हैं जो उस वक्त उस कमरे के बाहर मौजूद थे जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। 2 अगस्त को जी न्यूज ने कुक नीरज सिंह से बातचीत की थी, जिसमें बताया था कि जब कमरे का लॉक खोला गया तो उन्होंने क्या कुछ देखा था। सिद्धार्थ जैसे अंदर गया, वो देख के मतलब देखा नहीं गया, एकदम बाहर आ गया उस सेट बोल के। तो उसके बाद हमने भी क्या है ऐसा बोल के, तो हमने भी तो देखा, तो फिर कुछ अलग ही मंजर था, सिर्फ पंखे में लटके भाई, बिल्कुल हालत खराब हो गई थी। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस चाबी वाले ने उनके घर का दरवाजा खोला था, उसने जी न्यूज के साथ हुई बातचीत में बड़ा खुलासा किया है। चाबी वाले ने कहा कि 14 जून को 1:05 पर उसे लॉक खोलने के लिए सिद्धार्थ पेठानी का कॉल आया था। तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द खोलो, तो मैंने कहा लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलेगा लॉक तोड़ दो। तो मैंने मेरे टूल से स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी से लॉक तोड़ दिया। लॉक तोड़ने के बाद मैंने ऐसा चूड़ा से लॉक को घुमाया, लॉक खोला नीचे का, उस पर हैंडल था एक ऊपर लगा हुआ। हैंडल से जैसे मैंने दरवाज़ा बस 1 सेकेंड के लिए थोड़ा सा खोला, तो उन्होंने कहा बस आप छोड़ दीजिए काम, आप आपका टूल्स लो और आप चले जाओ। इस बीच मुंबई में सुशांत केस की जांच के लिए बनी सीबीआई की 15 सदस्यीय एसआईटी टीम 3 अलग अलग टीम में जांच कर रही है। पहली टीम मुंबई पुलिस से मिली केस डायरी की जांच कर रही है। इसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच शामिल है, जबकि दूसरी टीम का काम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ सुशांत के फ्लैट का निरीक्षण, सुशांत के घर में दोबारा पूरी घटना का रिक्रिएशन करना है। तीसरी टीम केस से जुड़े हुए लोगों के बयान दर्ज कर रही है। इसमें सुशांत के घर के पास रहने वाले लोगों से पूछताछ से लेकर 14 जून के पूरे इलाके की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग की जांच शामिल है। इससे पहले आज सीबीआई की टीम ने मुंबई पुलिस से सुशांत सिंह राजपूत की डायरी, मोबाइल और लैपटॉप का हैंडओवर आगे की जांच के लिए ले लिया। मुंबई से अंकुर त्यागी, सोनल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।